चलिए तो बात बढ़ाते हैं। कहां तक अपन ने देख लिया था? तो हमने इस पॉइंट तक का डिस्कशन कर लिया था कि अगर नत तल पर कमक गया जापानी खड़ा खड़ा नत तल पर जब एक वस्तु लुढ़क कर नीचे आती है तो h ऊंचाई जब वो लुढ़क कर नीचे आ जाती है तो उसका वेग, उसका त्वरण, लगा हुआ समय, क्या 1 + sin θ। तो नीचे क्या आएगा? बोल। चुप रहे ना तू यार, आना होता तो एक बार में आ जाता। बैठ जा। अरे जल्दी बोलो प्रभु। पूरा टॉपिक क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड था, आप कुछ भी कर ले चाह कर भी आपको याद फॉर्मूले रखने पड़ेंगे तो ही हम कौन सी वस्तु जल्दी आ रही है कौन सी लेट आ रही है। और फॉर्मूले याद रखने का तरीका ये नहीं होता कि हम रटे, फॉर्मूले याद रखने का तरीका होता है हम उस सवाल उस फॉर्मूले पर आधारित 4 सवाल कर ले, अपने आप वो फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं। अब मुद्दे की बात बता, ईएलपी 10 की नहीं की? झूठ मत बोलियो बेटा। नहीं की नहीं की, हाँ के ना बस, नहीं की ना। मॉड्यूल में वैसे सवाल है ही नहीं जैसा अपन चाहते हैं। चलो बैठो। काम चलाऊ पढ़ेंगे ना तो काम ही चलेगा बस, और अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से परिणाम भी आएंगे। चलो बात बढ़ाते हैं। हमने बिल्कुल अंत में जो पॉइंट पढ़ा है, फॉर्मूला है क्या है भाई मेरे? फॉर्मूला क्या है वो समय का? 1/sin θ√2h/g, और जी नीचे है तो ऊपर 1 + k²/r²। बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां से हम जो बात कर रहे थे वो थी कि नत तल पर यदि कोई वस्तु इस प्रकार से मान लेते हैं, नत तल पर कोई वस्तु इस प्रकार से जब फिसल कर आ रही है तो हमने एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा था कि कुछ भी हो जाए अगर नत तल पर शुद्ध लोटनी गति होनी है तो इस सतह पर घर्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिना घर्षण के शुद्ध लोटनी गति नत तल पर संभव? अब मुद्दा यह है कि कितना होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करूंगा। मैं यहां पर जानता हूं कि केंद्र पर यहां नीचे की ओर क्या लगेगा, मुझे यह भी पता है कि केंद्र पर बल लग रहा है तो निश्चित तौर पर घर्षण बल किधर लगेगा? ऊपर। कितना? एफ और हम जानते हैं शुद्ध लोटनी गति होनी है तो शुद्ध लोटनी गति की सर्वप्रथम जो शर्त है वो है एसीओएम बराबर अल्फा। त्वरित गति है ना बेटा? त्वरित गति है तो वहां पर रेखीय त्वरण भी होगा और कोणीय त्वरण ओमेगा अल्फा भी होगा। इसके बाद हम कुल बलों की समीकरण यहां पर लिखेंगे।
और कुल बलों की समीकरण में क्या लिखा जाएगा? mg sin थीटा माइनस एफ एस बराबर एम ए सी ओ एम, समीकरण 2। इसके बाद बल आघूर्ण लिखा जाएगा किस बिंदु के सापेक्ष? टॉर्क अबाउट ओ। ओ कौन है? उस वस्तु का केंद्र। ओ के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो mg sin थीटा का टॉर्क लग रहे नॉर्मल का टॉर्क, सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? एफ एस का टॉर्क, एफ एस इंटू आर बराबर आई अल्फा। और जो वस्तु है उसको हम आई के लिए लिख देते हैं आई सी ओ एम, और अल्फा को यहां से क्या लिख दिया जाएगा? ए सी ओ एम बटे आर। हमारा टारगेट, मैं फिर से कह रहा हूं, याद दिलाता जा रहा हूं बार बार कि मुझे एफ एस क्या मिलेगा ये अपने को बताना है। तो हमने यहां से इस एफ एस को पता करने के लिए आर को ले लिया नीचे, तो यहां से एफ एस का मान कितना हो गया बेटा? आई सी ओ एम ए सी ओ एम बटे आर स्क्वायर। और मजे की बात कि यहां से आप सब इस बात से सहमत होंगे कि मैं आई सी ओ एम को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और यहां पर क्या हो गया? ए सी ओ एम बटे, तो इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख देंगे बेटा? ए सी ओ एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये जो भी मान आया है इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में जैसे ही रखा जाएगा, पहले तो आप क्या करें, इस एफ एस को इधर ले आए बेटा, है ना? तो उधर क्या बचा? एफ एस इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव। और किस में जुड़ेगा? इसमें। एफ एस कौन? ये और ये जुड़ेंगे ना, क्या कॉमन आ गया? और उसके बाद 1 प्लस के स्क्वायर बाय, टारगेट हमारा क्या निकालना है? एफ एस। और एफ एस वास्तव में क्या है यहां पर अगर देखा जाए तो ये या ये, मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकलनी चाहिए? एसीओएम की। तो मैं एम से एम काट दूंगा और यहां से एसीओएम की वैल्यू जो हमने अभी भाई से भी पूछी थी, उसने बता भी दी थी, कुछ ऐसी आई है, आ गई? आ गई ना? अब ये वैल्यू एसीओएम की कहां रख दूं मैं? यहां पर। तो एफएस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एम, फिर उसके बाद एसीओएम की वैल्यू अपॉन ऊपर और अब हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण को आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय, ऐसा करने से ये तो कट गया, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बेटा? mg साइन थीटा। नीचे ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? नहीं, अबे ये इससे इससे, अबे जमूरे, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा? 1। और ये इससे गुणा होगा तो ये आ गया अपना प्यारा सा फॉर्मूला। सही है बात? बस यहां इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि यहां पर चीज पलट गई। हमें याद क्या होता है? के स्क्वायर बाय, यहां क्या रखना पड़ेगा? आर स्क्वायर बाय, है ना? जैसे ठोस गोला है, 2/5 के बजाय 5/2 रखना है। वलय है तो वहां 1 है तो 1 ही है, डिस्क है तो 1/2 के बजाय 2 रखना है, ऐसा करना है। अब यहां पर हमने ये भी जाना कि भैया फ्रिक्शन की जरूरत थी, हमने ये भी जान लिया फ्रिक्शन लगता कितना है। अब हम ये जानना चाहते कि आखिर उस सतह पर जो म्यू होता है वो म्यू न्यूनतम कितना होना चाहिए ताकि अपनी दिखाई गई वस्तु क्या कर सके? शुद्ध लोटनी गति कर सके। क्योंकि म्यू अगर कम पड़ गया तो घर्षण पर्याप्त मिल नहीं पाएगा, और पर्याप्त घर्षण की गैर मौजूदगी में वहां शुद्ध लोटनी गति होने के बजाय वस्तु फिसल सकती है। तो हम चाहते हैं म्यू न्यूनतम कुछ होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए इस बात के सबूत कैसे बनते हैं, सुनिएगा। हम न्यूनतम घर्षण कितना मानते हैं कि अगर स्थैतिक घर्षण ही बना रहे, स्थैतिक घर्षण से वस्तु गतिक घर्षण में ना आए, तो आवश्यक घर्षण बल का मान किसके बराबर होना चाहिए? एफएल के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। हाँ के ना? पढ़ते हैं ना ये तो अपन,
कि भैया अगर स्थैतिक घर्षण ही रहे तो जो भी घर्षण बल की मात्रा आपको चाहिए वो उस सीमांत घर्षण बल से कम या बराबर मांग लो, तो आपका जो घर्षण बल वहां मौजूद है वो आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और उस वस्तु को स्थैतिक घर्षण के साथ शुद्ध लोटनी गति कराएगा। सही बात है। और अगर आपने उस सीमांत घर्षण बल से ज्यादा घर्षण की डिमांड कर ली तो सीमांत घर्षण बल कह देगा इतनी मात्रा में घर्षण बल मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं इसको या मैं इस लुढ़कती वस्तु को रोक नहीं सकता, मुझे यहां पर इसको फिसलाना पड़ेगा। हम बिना फिसले गति करना चाहते हैं, बिना फिसले की गई गति को ही क्या कहा जाता है? शुद्ध लोटनी गति। तो हमने एफएल की क्या लिख ली वैल्यू बेटा? म्यू एम जी नहीं, नत्तल है। नत्तल है ना बेटा? नत्तल पर ये घटक क्या होता है? एम जी कॉस थीटा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल के। ये हो गई बात। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो फ्रिक्शन अपने को चाहिए वो क्या चाहिए? एम जी साइन थीटा बटे 1 + r² बाय एम जी से हमें क्या चाहिए? ये ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन के नीचे क्या आ गया? कॉस बन के क्या हो गया? टेन। 1 फिर यहां पर हमें अगर म्यू मिनिमम लिखना है तो क्या लिख देंगे? टेन थीटा अपॉन 1 + r²। तो आपने ईएलपी में एक आध सवाल ऐसे देखे होंगे जहां न्यूनतम घर्षण पूछा गया, जो मैंने दिए नहीं थे, मैंने कहा था इनको छोड़ देना, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर आधारित थे, है ना? तो आप करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा घर्षण कितना चाहिए, सारी बातें दिख जाएगी। तुरंत लिखें।
बढ़े आगे। तो यहां पर मैटर है कि हम जब क्षैतिज सड़क की बात करते हैं, ऐसे यूं घूमना है, तो एक साइकिल वाला है, अगर वो इस टर्न पे घूम रहा है ना, और वो जिस किसी वेग से घूम रहा है, तो अपने आप जैसे मोड़ आता है ना, उसको हल्का सा अपने आप को कुछ ऐसा झुकाना होता है, हल्का सा। ज्यादा तेजी से अगर उसे उस मोड़ पर घूमना है तो थोड़ा सा और ज्यादा झुकाना होता है। बहुत तेजी से अगर उसे घूमना है तो उसको यहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा कोण पर झुकाना होता है। तो इस तरीके से ये चीज बहुत बेहतर मोटरसाइकिल की जो मोटो जीपी रेस होती है उसमें अपने को दिखती है कि वो मोटो जीपी रेस में रेस है तो तेजी से चलना पड़ेगा, तेजी से चलना है तो घूमों पर अपने को बहुत तेज चलकर पार करना पड़ेगा, इसलिए वो लगभग कुछ इतने इतने कोणों तक भी झुक जाते हैं, है ना। वो चीज यहां से है। नहीं झुकेंगे तो अपना जो डायनेमिक्स है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और अपन कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, डिसबैलेंस होकर अपन फिक जाएंगे। तो यहां पर भी वही, और झुकना किधर होता है हमेशा, जैसे ये टर्न है यू, तो इस वृत्तीय पथ का जो केंद्र है ना, इस ऊर्ध्वाधर से केंद्र की ओर, ऐसे उल्टा नहीं, उधर नहीं। सही बात है। तो यहां पर जैसे ये सर्कल था और यहां से कोई एक आ रहा है, यूं आ रहा है, और इसने मोड़ा तो अपने आप को, ये जो ऊर्ध्वाधर है ना, अपने पास 2D होता है इसलिए ज्यादा स्कोप होता नहीं उन चीजों को बेहतर बनाने का। तो यहां ऊर्ध्वाधर से इस तरीके से किसी कोण थीटा पर उसने अपने आप को झुका लिया। ठीक है। अब इस चीज को अपन कुछ ऐसे देखते हैं बेटा कि यहां पर जो ये संपर्क बिंदु है, इस संपर्क बिंदु को तो आपने कह दिया ए। ये साइकिल वाले ने खुद को कुछ ऐसे झुकाया और इस साइकिल और इस आदमी का जो भी है, मान लो यहां पर आदमी का खोपड़ा है, उसके हाथ पैर है, फिर नीचे साइकिल है, तो साइकिल प्लस मैन का यहां पर कहीं पर क्या है, द्रव्यमान केंद्र, COM। इसे हमने लिख दिया C से। और इसके पास यहां पर घूमने के लिए जो वेग है वो वेग कितना हो गया, V। किस त्रिज्या पर इसे मुड़ना है, R। और इस द्रव्यमान केंद्र का यानी इस पूरे संपूर्ण निकाय का जो वेग है वो कितना है, M। काफी बार ऐसे सवालों में ये भी हो जाता है कि साइकिल का द्रव्यमान ही नहीं दिया जाता, सिर्फ आदमी का दिया जाता है, तो साइकिल को नगण्य द्रव्यमान की मान लेते हैं। बट एक्चुअली ये पूरा किसका होता है बेटा, साइकिल प्लस आदमी का द्रव्यमान केंद्र, और उस द्रव्यमान केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान कितना माना जाना है, मींस साइकिल प्लस मैन, इस तरीके से। और ये ऊर्ध्वाधर के साथ उसने अपने आप का जो झुकाव कोण बनाया है साइकिल की मदद से, वो है थीटा। अब बल कौन कौन से लग रहे होंगे इनको आप गौर से देखिएगा। क्या इसे वृत्तीय पथ पार करना है तो इसे अंदर की और केंद्र की और एक बल चाहिए जो क्या बने, अभी केंद्रीय बल। वो कौन बनेगा, घर्षण। हाँ के ना। इस साइकिल और आदमी का जो निकाय है इसका संपर्क कहां से है, इस धरातल से, तो संपर्क सतह से संपर्क सतह के लंबवत क्या लगेगा, नॉर्मल। इस द्रव्यमान केंद्र पर नीचे की ओर क्या लगेगा। और अगर मैं इस साइकिल वाले व्यक्ति को, साइकिल पर चल रहे व्यक्ति को साइकिल के ही फ्रेम से देखता हूं तो मुझे क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स फील होगा। मैंने कहां से देखना चाहा, साइकिल क्या त्वरित है, साइकिल त्वरित है तो फ्रेम कैसा है, अजड़त्वीय। और मैंने कहा साइकिल के फ्रेम से ही देखूंगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को देखूंगा, तो मुझे साइकिल पर एक बल लगाना पड़ेगा जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं, और अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा, केंद्र से विपरीत बाहर की ओर, जिसका मान कितना हो जाएगा, mv² बटे r। क्या बोलते हो। नेचुरली जो जो बल लग रहे थे वो तो हमने देखा कि नीचे, ऊपर, अंदर, और ये फ्रिक्शन ही क्या देगा, अभी केंद्रीय बल। या अगर अपन फ्रिक्शन को, उसी पूरे निर्देश तंत्र को, पूरे फ्रेम को उसी उसी सिस्टम से अगर देखें तो हमने वहां पर एक अपकेंद्रीय बल लगा दिया, कितना, mv²/r। यानी हमें समझ आता है कि फ्रिक्शन के कारण ही वो यहां पर इतना अपकेंद्रीय बल बराबर बैलेंस कर लेगा। अब हमने सी पर बैठकर इसे देखना चाहा तो हम कहते हैं कि यदि हम इसी निर्देश तंत्र पर बैठे हैं, उसी साइकिल चालक के कंधे पर अगर अपन बैठ गए
तो अपने को अपने सापेक्ष वो साइकिल चालक कैसा नजर आएगा? रेस्ट पर। कैसा नजर आएगा? चलते फ्रेम पर हम जब बैठ जाते हैं तो हमें अपना निर्देश तंत्र विराम पर नजर आता है और उसके बाहर की वस्तुएं चलती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल हमने यहां पर कहा कि जिस फ्रेम में आप बैठ चुके हैं वो आपको विराम पर नजर आएगा, और अगर वो फ्रेम विराम पर नजर आएगा तो अब वहां पर सबसे पहली बात आपको क्या देखने को मिलेगा? एफ नेट, टॉर्क नेट भी, क्योंकि वो जो जिस वस्तु पर आप बैठे हैं अब वो ना आपको चलती नजर आ रही है ना घूमती नजर आ रही है, तो अब एफ नेट भी जीरो और टॉर्क नेट भी जीरो। एफ नेट जीरो का तो सीधा सीधा काम है कि हम यहां से नॉर्मल को किसके बराबर कर दें और एफ आर को किसके बराबर कर दें, पर हमें यहां पर जो जानना है वो ये जानना है कि हमें कितना कोण रखना पड़ेगा, कितना अपने आप को झुकाना पड़ेगा, ये है हमारा मुद्दा, ये जानना झुकाव कोण। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, बलों से तो हमें कोण के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिली, तो हम किसकी मदद ले ले बेटा? और हम जानते हैं जब बल शून्य होते हैं तो टॉर्क किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकाला जाए मान क्या आएगा? समान। क्या आएगा? और कितना आना चाहिए? समान भी, जीरो। तो इसीलिए हमने इस बिंदु ए के सापेक्ष टॉर्क लिखना चाहा। क्यों? क्योंकि बिंदु ए से कितने बल पास हो रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? तो हमें सिर्फ किसका टॉर्क लिखना पड़ेगा? इसका और इसका, दो ही बलों का टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा टॉर्क अबाउट ओ ए, सॉरी, टॉर्क अबाउट ए। फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क। अब यहां सी से जो बिल्कुल सीधा 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 लंब जा रहा है इस बिंदु को आप बोल दें बी, और यहां से एक भुजा सीधी 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 ऐसे गुजार देती। तो बताइए, गौर से देखिए कि अगर मैं यहां पर कहता हूं mg का टॉर्क, अभी मैंने चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह एक साथ लगा लेंगे, mg का टॉर्क, तो mg किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। mg की क्रिया रेखा ये है बेटा, mg को वैसे ही रहने दो, बस ए से इस रेखा की क्या देख लो? लंबवत दूरी। तो ए से इस रेखा की लंबवत दूरी कौन है? ए बी, है कि नहीं? तो mg गुणा ए बी। फिर दूसरा बल, चौथा बल कौन बचा? ये रहा यहां, तो ये बल कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये एम वी स्क्वायर बाय आर की जो क्रिया रेखा है उसकी यहां से लंबवत दूरी कितनी है? बीसी। लिख सकता हूं ए से या तो ये या फिर यहां से ये, यानी इसको क्या लिख दिया मैंने? बीसी। और ये कुल बल आघूर्ण किसके बराबर करना है? अब चिन्ह देख लो, ये तो जीरो ही हो गए, तो इनमें तो कोई लोचा ही नहीं है। एमजी का टॉर्क इसे साइकिल को ऐसे पलटाना चाहता है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये माइनस और वो उधर तो प्लस। अब हम यहां से क्या करते हैं बेटा? इस माइनस वाले टर्म को इधर ले लेते हैं, तो एम वी स्क्वायर बटे आर गुणा बी इन बी सी बराबर एम जी गुणा ई बी। तो वी स्क्वायर बटे आर बराबर ए बी बटे बी सी। अब गौर से देखो, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी, इस थीटा के लिए ये क्या बना? लंब। और इस थीटा के लिए क्या बना? ए बी कौन है? लंब। बीसी क्या बना? फिर से देखिएगा, ये त्रिभुज सारी आकृतियां, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण, ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है बेटा। इस समकोण त्रिभुज में ये तो क्या हो गया? कर्ण। ये कौन हो गया? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा से चिपकी हुई भुजा आधार, यानी ए बी बटे बी सी मतलब लंब बटे ए बी बटे बी सी मतलब लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा। तो यहां से आ जाएगा कि टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे जी भी है क्या? ये रहा लो, सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि वेग कितना होगा, कितने वेग के लिए, तो रिलेशन बिल्कुल वही आता है, इस आर जी को उधर ले लो, याद है ना पहले भी आया था ऐसा, अंडर रूट आर जी टेन। हाँ बेटा,
गाड़ी वाला बंकन कोण के साथ, बिना घर्षण के बंकन कोण पर जब चलती थी तो सेम ही आते थे गणित। बस वहां पर वो बंकन कोण थीटा होना चाहिए था। यहाँ सड़क क्षैतिज है, यहाँ साइकिल वाले ने खुद को थीटा कोण पर मोड़ लिया। लिखा। लिखा भाई। एक नोट लिखेंगे। ये नोट क्या जानकारी दे रहा है, पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी एक किसी मोड़ पर बहुत तेजी से चलती कार आती है और उस कार का जब कभी को एक्सीडेंट होता है, तो तेजी से चलती उस कार के एक्सीडेंट होने पर आप ये प्रायः देखते हैं कि कार, जैसा ये मोड़ है ऐसे ऐसे, तो अपन देखते हैं तेजी से चलती कार मुड़ना चाहती है यूं, पर जब एक्सीडेंट होता है तो कार फिक्कर कहां जाती है, हमेशा उस वृत्तीय पथ से बाहर, तेजी से चल रही है। और हमेशा जैसे कार यूं चल रही है और हमेशा पलट कर पलटी मार कर वृत्तीय पथ से बाहर जाती है, तो काफी बार ये स्टेटमेंट पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि पूछ लिया जाता था कि कौन से पहिए उस कार के पहले सड़क से संपर्क छोड़ेंगे, अंदर की तरफ वाले दोनों पहिए या बाहर की तरफ वाले। तो उस कार को पलटी किधर मारना है, बाहर की तरफ। तो निश्चित तौर पर ये परिणाम देखकर अपन क्या कह सकते हैं, अंदर की तरफ के जो दो पहिए हैं, आगे वाला और पीछे वाला, और बाहर की तरफ के जो पहिए हैं, आगे वाला और पीछे वाला, देखो ध्यान से, एक दो, ये तो आगे के दो पहिए हो गए, ये पीछे के दो पहिए हो गए। तो आगे वाले पहिए जब संपर्क छोड़ेंगे तो कार इधर से ऊंची हो जाएगी और पलट कर किधर फेंकेगी, बाहर, है ना। तो सीधी सी बात यहां पर बस ये रहती है
कि जब तेज चलती, लिख लेंगे नोट में, लिख लेंगे, तेज चलती कार जब वृत्तीय पथ पर, तेज चलती कार जब वृत्तीय पथ पर पलटी मारती है, तो कार के अंदर वाले पहिए, अब अंदर और बाहर तो कुछ होता नहीं है कार में, तो कार के कौन से अंदर वाले पहिए, ये आपको समझ आना जरूरी है। किन अंदर वाले पहियों की? उस वृत्तीय पथ से दो पहिए अंदर, दो पहिए बाहर। तो कार के, लिखा क्या है, कार के अंदर वाले पहिए धरातल से संपर्क को पहले छोड़ते हैं, धरातल से संपर्क को पहले छोड़ते हैं। चलिए, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, टॉपलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? अरे पलटना, तो पर ऐसा पलटना, ऑडिल दियो एक बार, देख लेता हूँ यार, ये सब मॉड्यूल में होगा भी कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। यही है भाई, पलटना, पलटो, पलटना। टॉपलिंग आप लिखें, ज्यादा बेहतर यही है, टॉपलिंग। चलिए, तो ये इस चैप्टर का एक आखिरी छोटा सा कंटेंट रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इससे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। क्या क्या बातें ध्यान से समझने की यहाँ पर है? हम ये कहते हैं कि जैसे कोई एक वस्तु रखी है, लाइक ये बॉटल ही है, और ये बॉटल ही अपने इस सतह पे रखी है, यहाँ पर, और अगर यहाँ घर्षण नहीं है तो क्या होगा बेटा? जब अपन यहाँ पर इस पर बल लगाएंगे ना, तो ये फिसलेगी, फिसलेगी। कहीं भी लगाओ बल, कहीं भी लगाओ, पर चूंकि आप जानते हैं इसके और इसके बीच में घर्षण है ना, इसके कारण क्या होता है, घर्षण है, तो जब अपन इस पर बल लगाते हैं तो ये क्या करी? फिसली। थोड़ा और ऊपर बल लगाऊंगा तो फिसली, थोड़ा और ऊपर बल लगाऊंगा तो पलटी, पलटी। आप कुछ ना बोलने, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना बस वो सुने, अपनी कहानी, अपने शब्द फिलहाल अपने पास रखें, ज्यादा बेहतर नहीं है, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने कहा बेटा, अगर घर्षण रहित सतह होती तो जब भी यहां 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 कहीं भी बल लगाया जाता, ये सिर्फ चलती, क्योंकि जैसे ही बल लगाते, छोटा सा या बड़ा, घर्षण नहीं है, तो ये चुपचाप से क्या करना शुरू करती? चलना शुरू कर देती। आना बेटा, बहुत चिकनी सतह होती है, तो हम यहाँ पर जैसे ही हल्का सा बल लगाएंगे ये चलना शुरू कर देगी, इसे पलटाना पॉसिबल नहीं है। पर हम जानते हैं चूंकि इसके और इसके बीच में फिलहाल घर्षण है, और घर्षण है, तो जब हमने यहाँ पर इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने जितना नीचे बल लगाया ये उतनी बढ़िया चली, ऊपर बल लगाया चली, थोड़ा सा और ऊपर बल लगाया चली, पर जैसे थोड़ा ऊपर बल लगाया, अब ये चलने से ज्यादा बेहतर क्या मान रही है? पलटना। ठीक है, तो मुद्दा किस बात का है? इस ऊंचाई का, कि यहां धरातल से कितनी ऊंचाई पर बल लगाया जाना है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगा उतना इसका टॉपल करने का ज्यादा से ज्यादा इसका टारगेट होगा। जितनी नीचे बल लगाएंगे टॉपल करना उतना कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी, जैसे मान लो इस कुर्सी को किसी को पलटाना है, इस कुर्सी पर उसने बल लगाया, अब इसको पलटाना है, बल लगाया, तो हमेशा ये चल रही है, हमेशा ये चलती नजर आ रही है। इसीलिए फिर काफी बार क्या होता है कि इसको पलटाना है तो फिर इधर कुछ एक अपने को
कोई भी वस्तु लगानी पड़ेगी, अब बल लगाएंगे तो ये क्या करेगी, पलट देगी। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहां नीचे क्या है, टाइल है। टाइल है तो हो सकता है पहियों की और टाइल के बीच में घर्षण क्या हो, कम। कोई रोकेगा और फिर इधर से बल लगाएंगे तब तो वो वस्तु पलटेगी। घर्षण नहीं है, आपने बल लगाया, वस्तु रुकना चाहती नहीं है, वस्तु चल पड़ेगी, वहां पर टॉपलिंग नहीं हो पा रही है। बात समझ में? कॉन्सेप्ट यही है, इसी से सवाल होंगे हमारे। फिर से रिपीट करते हैं। तो हमने कहा कि कोई एक वस्तु है, अब फ्रिक्शन मतलब वो स्मूथ सतह को भूल जाओ, चिकनी सतह को भूल जाओ, क्योंकि हमें टॉपल कराना है। टॉपल कराना है तो यहां नीचे क्या होना चाहिए, पहली बात, हाँ के ना। उसके बाद जितना यहां से ऊपर बल लगाएंगे उतना पलटाना आसान होगा। सही। चलो, तो सबसे पहले हमने यहां पर कहा कि एक वस्तु इस प्रकार से रखी है, ये नीचे यहां पर संपर्क सतह है, और फिलहाल हमने कोई बल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। तो नॉर्मल जब यहां इस वस्तु को हमने सिंपल रखा है तो इस पर स्वतः कौन कौन से बल लग रहे होंगे, नीचे और ऊपर नॉर्मल। अब जो ये ऊपर नॉर्मल लग रहा है बेटा, क्योंकि यहां पर इस पर mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कराता है। हमने पहले भी कहा है कि जब नॉर्मल इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कराता है कि नॉर्मल की क्रिया रेखा बिल्कुल इसी द्रव्यमान केंद्र से पार होगी। बिल्कुल द्रव्यमान केंद्र से नॉर्मल पार होगा। और यूं भी कहा जाता है, ध्यान से देखना बेटा, कि जब मैं इसे पलटाता हूं और इस पर पलटाने के लिए फोर्स लगाता हूं तो संपर्क इसका किधर शिफ्ट हो गया, उधर इस किनारे पर, क्योंकि इधर वाली सतह तो क्या हो गई, ऊंची हो गई। अब नहीं दिख रहा। और जहां पर संपर्क चला गया नॉर्मल सिर्फ उसी संपर्क बिंदु पर लगेगा, और जो सतह यहां ऊंची हो गई, बीच में गैप हो गया, यहां पर नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा। सही बात है। परंतु जब हम यहां देख रहे हैं कि इस वस्तु पर हमने कोई बल लगा ही नहीं रखा, तो यहां पर mg लगा नीचे, नॉर्मल लगा ऊपर, तो यहां पर जो संपर्क है वो संपर्क यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरी सतह पर। जो संपर्क सतह है वो इसके साथ क्या है, संपर्क बराबरी से, पूरी सतह पर बराबरी से ये संपर्क बल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बराबरी से पूरा यहां से संपर्क बल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इस पूरी लंबाई के केंद्र बिंदु से ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। जब हमने कहा उसको उधर की तरफ धकेला, उधर की तरफ धकेलने से इधर वाली संपर्क सतह क्या हो गई, ऊपर। तो सिर्फ संपर्क कहां नजर आया, यहां इस किनारे पर, हाँ के ना। तो नॉर्मल कहां से पास होगा, इस पॉइंट, इस बिंदु से। यानी नॉर्मल क्या होता है बेटा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पार होगा, पर आपने इधर से बल लगाया तो नॉर्मल इधर सरक जाएगा। और जब आप उसे पलटाने की परिस्थिति में आ गए तो नॉर्मल कहां आ जाएगा, बिल्कुल उस किनारे पर। कहां आ जाएगा नॉर्मल? ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो बस यहां से हम फिलहाल यही कह रहे हैं कि जब यहां पर कोई बाह्य क्षैतिज बल नहीं है, कोई बाह्य क्षैतिज बल नहीं है, तो नीचे mg और उसी केंद्र से गुजरता ऊपर की तरफ नॉर्मल। परंतु जब हम बात करते हैं कि यहां पर इस वस्तु पर हमने एक बल लगाना शुरू किया, ये लगा देते हैं कोई भी छोटा मोटा, तो हमें पता है यहां इस परिस्थिति में द्रव्यमान केंद्र से नीचे तो क्या लगेगा, क्योंकि mg हमेशा द्रव्यमान केंद्र से लगता हुआ हम बताते हैं। पर हमने क्या कहा कि इसे किधर की तरफ धकेल कर पलटाने की कोशिश की जा रही है इस वस्तु को, और इसीलिए ये नॉर्मल अब यहां से पार ना होकर थोड़ा यहां, थोड़ी दूरी x से पार होने लगी। यानी इधर वाले बिंदुओं का संपर्क हो जाएगा थोड़ा ज्यादा,
इधर वाले बिंदु ज्यादा भार महसूस करेंगे और इधर वाले बिंदु थोड़े कम भार महसूस करेंगे, यानी नॉर्मल कुल मिलाकर इस बिंदु से लगता हमें महसूस होने लगेगा। और इसी प्रक्रिया को अगर अपन और गौर से देखें कि हम चाहते हैं कि वस्तु पलट ही जाए, तो पलट ही जाए। वस्तु कब पलटती है? जब ये बिंदु क्या बन जाए? घूर्णनक्ष, और इस बिंदु के सापेक्ष ये वस्तु क्या करने लग जाए? घूमने लग जाए। यानी सारा का सारा नॉर्मल कहां आ जाए? इस जगह पर आ जाए, इस किनारे पर आ जाए, जब कब हम इस वस्तु को बल F लगा रहे हैं और यहां क्या लग रहा है? और अगर ऐसा हो जाता है, यानी नॉर्मल शिफ्ट होकर यहां इस किनारे पर आ जाता है, तो वस्तु अब टॉपल करने लगी। बताइए बेटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि बाह्य बल लगाने से नॉर्मल जो यहां लगना चाहिए था, ये नॉर्मल धीरे धीरे क्या होता गया? शिफ्ट होता गया। और हमें पता है नॉर्मल अधिकतम कितना शिफ्ट हो सकता है? जितनी ये जगह है, हाँ के ना? इस जगह पूरा शिफ्ट हो जाने के बाद नॉर्मल पहुंच गया किनारे पर। किनारे से ज्यादा दूर अब जा ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु ही खत्म हो गई। और इस किनारे के सापेक्ष हमने इस प्रकार से वस्तुओं को क्या होते देखा है? पलटते देखा है, टॉपल होते देखा है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि मैंने यहां से y ऊंचाई पर बल लगाया और यहां से x दूरी पर क्या हो गया? नॉर्मल शिफ्ट हो गया। और हमने कहा क्या इस हालत में अभी वस्तु पलटने की अवस्था में आई है? नहीं। वस्तु पलटना कब शुरू कर देगी? जब ये नॉर्मल कहां शिफ्ट हो जाएगा? किनारे पर। यानी वस्तु की इधर की चीजें, इधर के सारे बिंदु क्या हो चुके हैं? धरातल से संपर्क छोड़ चुके हैं, और सारा संपर्क कहां बचा है? इस कोने पर। और कोने पर जब संपर्क बचा है तो वो चीज पलटने को तैयार है। क्या यहां पर पूर्णतया नॉर्मल शिफ्ट होकर कोने तक आया है? नहीं। यानी क्या अभी पलटने की परिस्थिति पूर्णतया बन चुकी है? नहीं। पलटने की पूर्णतया कंडीशन यहां बनी है? हाँ। तो यहां पर यह वस्तु पलट रही है क्या? नहीं पलट रही है। क्या हम यहां इसे चलाना चाहते हैं? नहीं। इस पर बल आगे लगा है, पर हमने कहा यहां पीछे क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये वस्तु क्या करेगी? फिसलना शुरू कर देगी। हम क्या चाहते हैं? हम पलटाना चाहते हैं। हम फिसलने की बात नहीं कर रहे, कर चुके फिसलने की बातें तो फ्रिक्शन में, न्यूटन लॉ में। हम अभी पलटाने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पर्याप्त घर्षण होना चाहिए। और उस पर्याप्त घर्षण की मौजूदगी में लगाए गए बल के कारण हमने यहां पर देखा कि ये घूमना चाह रही है। पर घूम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल के मान को बढ़ाना पड़ेगा। और बल के मान को बढ़ाकर नॉर्मल को शिफ्ट करते 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 कहां लाना पड़ेगा? किनारे पर लाना पड़ेगा, तब यहां पर टॉपलिंग हो पाएगी। तो फिलहाल आपने यहां पर क्या समझा? कि ये वस्तु ना चल रही है, ना फिसल रही है, ना घूम रही है। इसीलिए यहां पर कुल बल भी जीरो, यानी नॉर्मल बराबर और एफ बराबर एफ आर, और कुल बलाघूर्ण भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो तो किसके सापेक्ष लिखा जाए बेटा? टॉर्क जीरो मैं लिखूंगा सीओएम, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष। नहीं लिख दे? तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष हम अगर यहां पर नेट टॉर्क लिखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष भी नहीं लिखते। सबसे बेस्ट यहां पर तरीका है, हम इस बिंदु के सापेक्ष लिख लेते हैं। ये रहा, ये वाला बिंदु। फिलहाल फायदा क्या है इस बिंदु के सापेक्ष लिखने से? घर्षण का बलागुण, mg का बलागुण। अरे हाँ, तो यहां से अब इस बल F का बलागुण कितना हो जाएगा? F इंटू वाई, क्योंकि F यहां लग रहा है और इस बिंदु से इस बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कितनी है? कैसे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इस बिंदु के सापेक्ष यहां पर n इस क्रिया रेखा के हिसाब से चल रहा है, हाँ के ना? तो क्या लिख देंगे? n इंटू किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। घर्षण का और mg का इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण
कुल बलाघूर्ण n का मान किसके बराबर, अरे है ना, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, f बराबर, या f नहीं x बराबर, हम x लिख लेते हैं कि आखिर ये नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, नॉर्मल विस्थापित कितना हुआ, x बराबर एफ वाई बाय एम जी। माइनस नहीं है ना, आ गई ना बात समझ में। तो इस प्रकार से हमें समझ आ गया कि यहां पर कैसे हम इसे देख सकते हैं। हम चाहें f के लिए तो f बराबर भी लिखा जा सकता है एम जी एक्स अपॉन वाई। फिर यहां पर बात आ गई कि अगर मैं इसे क्या चाहता हूं, मैं इसे टॉपल कराना चाहता हूं, मैं इसे टॉपल कराना चाहता हूं, तो मैं यहां पर कुछ कुछ बातें मान लेता हूं कि ये वाली अधिकतम दूरी, इस पूरी साइड को ए मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। इसको बी मान लेता हूं, ये इसको वाई ही रहने देते हैं। अब हमने क्या कहा कि अगर टोपल करना है तो यहां पर इधर देखो, यहां से इधर क्या लग रहा होगा बेटा, घर्षण। नॉर्मल भी इस बिंदु पर आ चुका होगा, नॉर्मल। यहां कौन बचा, एम जी। यहां कौन बचा, एफ। एफ कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि एफ क्या चाहता है, इसे पलटाना। एम जी क्या चाहता है, इसे रोकना, है ना। एफ देखो ये वस्तु ऐसे है, एफ जब हम लगा रहे हैं तो ये वस्तु को कैसे ले जाना चाहता है, यू। एम जी इधर है तो इस वस्तु को क्या करना चाहता है, रोके रखना, ताकि ये स्थिर बनी रहे। तो अब हम यहां पर इस बिंदु को ले लेते हैं टॉर्क ओ, या ओ डैश। तो हम लिख देते हैं टॉर्क अबाउट ओ डैश। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, एफ इंटू वाई, ये हो गया क्लॉकवाइज, प्लस एम जी इंटू एक्स की जो अधिकतम वैल्यू है वो कितनी आ गई, a/2। और जब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, समझ रहे ना, कि ये वाली जो नेट टॉर्क है, ये जैसे ही 0 से क्या हो, बड़ा, या 0 के ठीक बराबर, तो ये वस्तु टॉपल करना शुरू कर दी, बला गुण आने लग जाएगा। अभी तक तो क्या हुआ था कि यहां पर इस वस्तु में चलने की कोई प्रवृत्ति, घूमने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसमें घूमने का गुण हम उत्पन्न करना चाहते थे, ये नॉर्मल क्या हो जाता था, शिफ्ट। जैसे ही बल बढ़ाया, एक्स की वैल्यू और बढ़ जाती थी, और बढ़ाया और बढ़ जाती थी। पर मुझे पता है इस किनारे तक ही इस एक्स का मान बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट। चुन ले, आ रहा है उधर से, पता नहीं कौन सा बटन बंद कर रहा है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ओ जब अपन देखेंगे तो इस प्रकार से माइनस ऑफ एफ इंटू वाई प्लस एम जी इंटू a/2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एफ इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो एफ मिनिमम
पलटाने के लिए। पलटाने के लिए न्यूनतम बल कितना होना चाहिए, तो हमने यहां से क्या सीख लिया, क्या सीख लिया बेटा, एम जी ए बाय 2y। इस प्रकार से अगर अपन बल लगाते हैं एम जी और ए जो भी यहां पर ये है अपॉन 2y करके, इतना बल लगाने पर ये वस्तु यहां पर पलट जाएगी। तो लिखें चले।
देखो बेटा, दो इस प्रकार की वस्तुएं हैं और ऊंचाई दोनों की सेम रखनी है और ये चौड़ाई इस प्रकार से अपन ने देख ली। ये थोड़ी ज्यादा, इसका आधार ज्यादा चौड़ा है, इसका थोड़ा सकड़ा है। और यहां पर हम एक बल F लगा रहे हैं दोनों पर, है ना, बिल्कुल इधर यहां पर F। और अब अपने को बताना है, नीचे घर्षण वगैरह है, सारी बातें ठीक है। अपने को बताना है उपरोक्त दोनों में से, उपरोक्त दोनों में से कौन सी वस्तु पहले पलट जाएगी। मतलब अपन यहां पर बल लगा रहे हैं, बल लगा के बलों का मान बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, और फिर हमने चेक किया कि दोनों में से पहले कौन सी पलट जाएगी। तो कौन सी पलट जाएगी के लिए अपन एक चीज यहां पर बना लेते हैं कि बेटा ये क्या है, यहां पर नीचे mg है ना, और जब पलटनी होगी तो यहां पर क्या होगा, किनारे पर नॉर्मल, और यहां से यहां की इस दूरी को मैंने कह दिया क्या, x1। इसमें यहां पर द्रव्यमान केंद्र पर क्या है, mg, और यहां पर ये हमारा हो गया है क्या चीज, x2। ठीक है, और यहां पर नॉर्मल जब पलटने लगेगा तो नॉर्मल वापस से कहां शिफ्ट हो जाएगा, किनारे पर। अपने को बताना है कौन सी वस्तु पहले पलट जाएगी। बोलो। वस्तु ए, वस्तु बी, बी पहले पलट जाएगी, पक्का। इसको अगर बिना किसी फॉर्मूले के साधारण स्टेटमेंट में कहना चाहे तो क्यों ऐसा होगा बेटा, क्योंकि पलटने से रोकता कौन है, नॉर्मल की शिफ्टिंग। जब हम बल लगाते हैं तो नॉर्मल केंद्र के बजाय दूर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और बल लगाया नॉर्मल और शिफ्ट हो गया, और अंतिम नॉर्मल की शिफ्टिंग जो अधिकतम हो सकती है वो कहां हो सकती है, किनारे तक। अब जिसमें नॉर्मल की शिफ्टिंग का स्कोप क्या होगा, ज्यादा, उसमें पलटना थोड़ा कठिन होगा। समझते ना, जिस चीज का पैंदा ज्यादा चौड़ा होता है ना, उस चीज को पलटाना आसान नहीं होता बेटा। वहीं जब हमने बॉटल देखी, बॉटल, ये बॉटल का ये पैंदा बहुत कम चौड़ाई का है और इसीलिए हमने बल लगाया और ये पलट गई। वहीं अगर मैं इस बॉटल को यूं रख दूं और अब इसे पलटाना चाहूं तो समझ रहे हो, संभव नहीं, क्योंकि इसका जो पैंदा है ये ज्यादा लंबाई का है, ऊंचाई हो गई कम, ये पैंदे की चौड़ाई हो गई ज्यादा। अब इसे पलटाना संभव नहीं, अब ये क्या करेगी, सिर्फ सरकेगी, फिसलेगी। जबकि अगर पैंदा हो सकड़ा, ऊंचाई हो ज्यादा, आराम से इसे पलटाना संभव है। तो यही चीज यहां पर है कि पैंदे की चौड़ाई के तौर पर देखा जाए तो ए और बी में से किसका पैंदा ज्यादा चौड़ा है। इसी वजह से यहां पर इसको टॉपल कराना थोड़ा सा कठिन है इसकी तुलना में। और उसी चीज को हम यहां इस फॉर्मूले से भी देखते हैं कि हमने देखा F बराबर mgx/y, और ये वाली भुजा को हमने क्या मान लिया, y। अब दोनों में यहां पर mg सेम, दोनों की ऊंचाई जो मैंने चित्र बनाया है उसमें F की ऊंचाई y भी। अब x की रही बात, अब यहां पर x1 बड़ा कि x2, हाँ के ना, तो x1 बड़ा तो F max
एफ मिनिमम वन वाला क्या होगा, बड़ा, और एफ मिनिमम टू क्या होगा, छोटा। यानी वन को पलटाने में न्यूनतम जितने बल की आवश्यकता है वो आवश्यक मात्रा बल की ज्यादा होगी और यहां आवश्यक मात्रा कम होगी। और सकड़ा कर देता तो फिर उसमें और कम हो जाती। समझ रहे इसका उपयोग, है ना। ये लिख लेना एज इट इज, और बिल्कुल ऐसे लिख लेना। चलिए इस प्रकार से इसे थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। ये है बेटा धरातल, सफेद कलर का, और इसके ऊपर अपन ने एक इस प्रकार से एक घनाकार वस्तु रख दी, और इस घनाकार वस्तु की भुजा क्या है, और इस घन के इस पैंडे से 3a/4 ऊपर एक क्षैतिज बल लगाया, और यहां पर हमने क्या कह दिया बेटा, पर्याप्त घर्षण, या इसको कह देते हैं रफ। इसके द्रव्यमान केंद्र पर यहां नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है एफ मिनिमम ज्ञात कीजिए, एफ मिनिमम ज्ञात कीजिए जिससे कि यह पलट जाए, एफ मिनिमम ज्ञात कीजिए जिससे कि यह पलट जाए। बोलो, एक्स कौन है, ए। जिसको बहुत ठीक से ये नहीं समझ आ रहा है, सीधा सीधा सा अगर मैं चित्र बनाऊं, तो ये है एक घन, ये है धरातल, ये धरातल है रफ, यहां पर 3a/4 ऊपर लगाया है बल, और यहां इसके केंद्र पर नीचे लग रहा है mg, और सारी भुजाएं क्या है, a। तो क्या करते हैं बेटे, हम जानते हैं ये टॉपल करेगा, ये पलटेगा कब, जब नॉर्मल शिफ्ट होते 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 कहा जाएगा, किनारे पर, और इस किनारे पर ऊपर लगा दिया मैंने
नॉर्मल पीछे लगा दिया मैंने फ्रिक्शन, और यहां पर इस किनारे को बोल दिया ओ डैश। और जब मैं यहां पर लिखूंगा टॉर्क अबाउट ओ डैश, तो मुझे समझ आता है अब कौन कौन से बलों के बलागुण बचे हैं। बोलो। फ्रिक्शन का बलागुण, नॉर्मल का, किस किस का बचा है बताइए। एक तो लगाए गए बाह्य बल एफ का, और एक एम जी का। उसमें से अब आप ये भी अब सवालों में यूं समझो, उसमें से किसकी क्या इच्छा है। एफ की इच्छा क्या है, पलटाने की, हाँ कि ना। और एमजी की इच्छा पलटने से रोकने की। आप क्या चाहते हैं, पलटाना चाहते हैं। तो क्या होना चाहिए, पलटाने वाला टॉर्क बड़ा या कम से कम बराबर, ताकि पलटना जस्ट प्रारंभ हो जाए। शायद सही कह रहा हूं मैं बेटा। हम ओ डैश के सापेक्ष जब बात कर रहे हैं तो वहां पर संभव टॉर्क दो ही बलों के उत्पन्न हो सकते हैं, एक बाह्य बल एफ का और एक एमजी का। हम जानते हैं एमजी उसे पैंदे से चिपकाए रखना चाहता है, और ये एफ उसे पैंदे के सापेक्ष उठा देना चाहता है। यानी एफ पलटाने वाला बलागुण और एमजी रोकने वाला बलागुण। तो हम क्या कहना चाहते हैं, टॉर्क उस एफ का बड़ा या कम से कम बराबर होना चाहिए टॉर्क ऑफ एमजी से। संतुष्ट हैं इस बात से। बस अब एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो एफ गुणा 3a/4। एमजी का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg गुणा a/2। क्यों a/2, क्योंकि हम किनारे o डैश के सापेक्ष लिख रहे हैं, और हम a से a काट देंगे, इससे ये 2 बार काट देंगे, और हम f मिनिमम ज्ञात करना चाहते हैं, तो f मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, बराबर। और यहाँ mg, ये 2 ऊपर 3 नीचे। चलिए, यहां पर एक इस प्रकार से प्लेटफॉर्म ही मान लो, या एक ट्रक मान लो, ट्रक या होती है ना गाड़ियां जिसपे ऐसे खाली होती है जगह। और अब इस प्लेटफॉर्म से जिसको हम किसी त्वरण ए से चला रहे हैं, ठीक है, यानी ट्रक ए त्वरण से गतिशील है, और जो यहाँ पर इस पर एक डब्बा हमने रख रखा है, उस डब्बे को हमने देखा एक घनाभ। इस घनाभ का ये वाला दूरी, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है एक्स। इस वाली भुजा को अपन यहाँ पर कह देते हैं y, और इस वाली भुजा को अपन कह देते हैं z। थोड़ा उल्टा कहना चाहिए, ये है z, ये वाली y। ठीक है। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, और हमें, आप जानते हैं, शायद आपने कभी ऐसा महसूस भी किया होगा कि जैसे मान लो अपन एक गाड़ी पर ऊपर कोई फ्रिज रख के ले जा रहे हैं, कहीं ले जाना है, अपन धीमे 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 ले जाएंगे, फ्रिज चला जाएगा। और अगर अपन इसको तेज भगा के ले जाएंगे तो फ्रिज पलट जाएगा ना। किधर पलटेगा, तेज भगाएंगे तो, ब्रेक लगाएंगे तो, बहुत बढ़िया।
ये काम तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, अपने को यहाँ पर क्या बताना है, लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। गाड़ी का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। गाड़ी का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। गाड़ी का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जब तक कि जब तक कि रखा हुआ ब्लॉक ना पलटे। जब तक कि रखा हुआ ब्लॉक ना पलटे। तुरंत कर लो इसे। क्या करते हैं ऐसे ट्रक पे कोई बॉडी चलाते तो कौन सा बल लगाते हैं? स्यूडो फोर्स। किधर? ट्रक के त्वरण के विपरीत दिशा में। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो पीछे क्या लगेगा? m है। कहां पर द्रव्यमान? केंद्र पर। यानी कुल मिलाकर अगर इसको भी साधारण समझना है तो ये है एक हमारी वस्तु। वस्तु की ऊंचाई को हमने किससे बताया है बेटा? y से। और इस दूरी को x से। और अंदर जो गहराई है उसको z से। और यहां पर बल कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पर। किधर? पीछे। कितना? m इंटू ए। तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा बेटा? पीछे। यानी नॉर्मल अधिकतम कहां शिफ्ट हो सकता है? ओ डैश तक। ओ डैश मैंने पीछे वाला मान लिया। आप क्या चाहते हैं, पलटे कि ना पलटे? सुरक्षित बना रहे। उसके लिए अधिकतम त्वरण कितना हो? तो नहीं पलटने के लिए पलटाने वाला टॉर्क कितना होगा बेटा? पलटा कौन रहा है? एम ए ना। तो हम क्या लिखेंगे कि पलटाने वाला टॉर्क यानी टॉर्क ऑफ एम ए जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए या ज्यादा ज्यादा वो बराबर हो सकता है किससे? रोकने वाले टॉर्क। और रोकने वाला टॉर्क किसका? एम जी का। अब बस एम ए का टॉर्क लिख डालो। तो क्या हो जाएगा एम ए का टॉर्क? एम ए इंटू वाई बाई टू। एम जी का टॉर्क लिख डालो। एम जी इंटू एक्स बाई टू। तो ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एम से एम कट गया, जी एक्स बाई वाई। ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? जी एक्स बटे वाई। वो गाड़ी पे आगे त्वरण दिखाओ बेटा। जो गाड़ी है ना इस पे, हाँ आगे की तरफ त्वरण ए दिखाओ। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। एक ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक के पैंदे की चौड़ाई जो है वो कितनी है? ये वाली बी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ए। और इसका द्रव्यमान है एम। एम लिखेंगे इसमें। दिखाए गए चित्र में दिखाए गए चित्र में ज्ञात करो नंबर वन।
द्रव्यमान केंद्र से नॉर्मल की शिफ्टिंग, बिल्कुल ऐसे लिख लो, द्रव्यमान केंद्र से नॉर्मल की शिफ्टिंग। और दूसरा लिखो, जब यह ब्लॉक नियत चाल से फिसलेगा, जब यह ब्लॉक नियत चाल से फिसलेगा, तब COM के सापेक्ष, तब COM के सापेक्ष नॉर्मल का टॉर्क, तब COM के सापेक्ष नॉर्मल का टॉर्क। यहां कोई बाह्य बल नहीं है, यहां mg sin थीटा ही उसे पलटाने के काम में आएगा। मुझे एक बात बताएं, इधर देखो, ये ब्लॉक जो है ना, इस ब्लॉक पर इधर की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, यानी ये डब्बा किधर की तरफ टॉपल होगा, इधर, हाँ के ना? तो नॉर्मल शिफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। और हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ है, इस x का मान जानना चाहते हैं। सॉल्व करो। पहली चीज में क्या पूछा है, नॉर्मल की शिफ्टिंग ना, x, तो नॉर्मल की शिफ्टिंग, टॉर्क जीरो रहेगा जब तक यहां पर ये चीज पलटेगी नहीं, तो टॉर्क नेट जीरो रहेगा। किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकालो, टॉर्क तो जीरो ही रहेगा। ज्यादा बेहतर आइडिया क्या रहता है, किसके सापेक्ष निकाला जाए? इसके सापेक्ष। ये जो बिंदु है ना, इधर देखना, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल सीधे यहां आ जाओ, और इसको नाम दे देते हैं अपन, ओ दे देते हैं। इसके अबाउट लिखो। फायदा क्या है इसके अबाउट लिखने का? इसके अबाउट लिखने का फायदा यह है कि mg cos थीटा का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क, किस किस का टॉर्क आएगा? तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट ओ। क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, और एक्स तभी आएगा जब मेरे पास नॉर्मल का टॉर्क आएगा, क्योंकि एक्स वास्तव में नॉर्मल की ही शिफ्टिंग है। इसलिए नॉर्मल का टॉर्क मरना नहीं चाहिए, नॉर्मल का टॉर्क तो चाहिए, बाकी जिसको चाहो उसको मार दो। तो हमने कहा इस ओ को चुनूंगा तो mg cos थीटा मर जाएगा, और पीछे लग रहा फ्रिक्शन मर जाएगा, मतलब मर जाएगा का मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क मर जाएगा। तो यहां से ओ के सापेक्ष mg sin थीटा का टॉर्क कितना हो जाएगा? mg sin थीटा इंटू a बाय 2।
क्यों a/2? क्योंकि ये पूरी भुजा कितनी है बेटा, तो ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी, और ये कैसे घुमा रहा है इसे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और नॉर्मल कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस, और नॉर्मल इंटू एक्स बराबर, जानना क्या है, नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। नॉर्मल किसके बराबर है, तो यहां पर x बराबर एम जी साइन थीटा a/2 बटे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एम जी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, a, सही बोल रहे क्या, ठीक है, और दूसरा निकालो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका टॉर्क, तो क्या होगा वो एनएक्स ही तो होगा, नहीं क्या, अरे ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, एक्स, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर एन एक्स, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा, और एक्स कितना है, ए टेन थीटा बाई टू। अब टेन थीटा में क्या छुपा होता है, साइन थीटा बटे, और कॉस से कॉस नहीं कटेगा क्या, तो क्या आ जाएगा, एम जी ए साइन थीटा बाय टू। चलिए, तो यहां तक जो हमने होमवर्क छोड़ा था ना ईएलपी 10 में, और एक्सरसाइज में एकमात्र सवाल छोड़ा था आखिरी, पता है, मतलब कंप्लीट आपका टॉर्क का होमवर्क, मतलब रोटेशन का होमवर्क पूरा निपटा लेना, जितना भी है सब समेट लेना, एक आध सवाल और बचा है देख लेंगे जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज कोई आपत्ति नहीं है। हम अगली क्लास से फ्लूइड, और फ्लूइड में भी स्टैटिक्स से शुरू करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। थैंक यू।